Good morning to all of you. Today we are going to discuss on exceptions of law of demand. मांग के नियम के अपवाद पर हम चर्चा करेंगे। मांग के नियम के अपवाद क्या हैं, उससे पहले कि हम जानने का प्रयास करेंगे मांग का नियम क्या है। मांग का नियम अभी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मांग का नियम क्या है या मांग का नियम क्या कहता है। बोलिए, मांग का नियम सब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई लॉ ऑफ डिमांड? व्हाट डू यू मीन बाई लॉ ऑफ डिमांड? मांग के नियम सब क्या समझते हैं? बोलिए। डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। ये तो डिमांड की परिभाषा हो गई कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। पेंशन महोदय के अनुसार मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, लेकिन मांग का नियम क्या है? लगातार पिछले 5 दिनों से आप लोगों को मांग के नियम के बारे में पढ़ा रहे हैं। बताइए, मांग का नियम क्या है? एक लाइन का डिफिनेशन है मांग का नियम का। मांग का नियम क्या है? जल्दी बोलिए। अरे नहीं याद है तो बोलिए ना कि याद नहीं है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। क्या चीज? डिमांड ऑफ कमोडिटी। क्या कह रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप, यानी वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांगी गई मात्रा में, वस्तु के मूल्य में और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है या विपरीत संबंधी मांग का नियम कहलाता है। ओके। दूसरा प्रश्न है, कैन सम डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड। कुछ मांग वक्र ऊपर की तरफ उठती हैं क्या? क्योंकि सामान्यतः अक्सर देखा गया है या अक्सर देखा जाता है, हाँ, नीचे की ओर जो मांग कर्व होती है, जो डिमांड कर्व हमारा होता है, कैसे होती है? डिमांड कर्व हमारा ढालू होगा, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये हो गया आपका ओ एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओ वाई एक्सिस पे हम प्राइस को रखते हैं और ओ वाई एक्सिस पर डिमांड को, किसको रखते हैं? डिमांड को। तो हमारी मांग वक्र कैसे बनती है? अक्सर ऐसे बनती है। इसको क्या बोलते हैं? डीडी कर्व, डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? डीडी, डिमांड कर्व। ये क्या है? मांग के नियम इस पर लागू होता है। जब किसी वस्तु के मूल्य में और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है तो उस परिस्थितियों में मांग वक्र ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई प्रदर्शित होती है। चलिए, याद आ गया? सहमत हैं? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ओके। आगे हमको पढ़ना है कि क्या कुछ मांग वक्र ऊपर की ओर भी जाती हुई ऊपर भी चढ़ती हुई हो सकती है। कुछ मांग वक्र नीचे गिरने की बजाय ऐसे ऊपर की तरफ भी जाती है क्या? तो किन परिस्थितियों में जाती है, क्यों जाती है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब मांग के नियम का अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जब लागू होगा, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड
जब लागू होगा। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। उन परिस्थितियों में मांग वक्र ऊपर से नीचे आने की बजाय नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तब ऊपर से नीचे आने की बजाय नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। देख लीजिए, समटाइम्स डिमांड कर्व इज sometimes demand curve is upward sloping upwards का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ जाती हुई, upward sloping। और in other words the rise in price जब प्राइस बढ़ती है, the rise in price जब प्राइस में बढ़ोतरी होती है, the rise in price leads to rise in demand rather than fall। full stop। generally it is the nature of reduction in quantity demanded due to increase in price but its reverse condition is also found FOUND। यानी क्या कह रहा है? कभी कभी मांग रेखा डिमांड लाइन या डिमांड कर्व कभी मांग रेखा या मांग वक्र नीचे गिरने की बजाय ऊपर उठती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? ऊपर उठती है। बताते हैं। कभी कभी मांग वक्र नीचे गिरने की बजाय ऊपर उठती है या ऊपर उठने लगती है। अर्थात मूल्य में वृद्धि होने से मांग घटने की बजाय मांग बढ़ने लगती है। क्या होता है? जब प्राइस किसी भी वस्तु की जब मूल्य बढ़ती है तो क्या होता है? सामान्यतः अक्सर होना क्या चाहिए कि जब मूल्य बढ़ती है तो डिमांड को घटना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिमांड को घटना चाहिए। लेकिन कभी कभी इस तरह की कंडीशन आती है कि जब हमारी मूल्य बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ने लगती है, डिमांड भी बढ़ती है। ऐसी दशा में मांग और मूल्य का उल्टा संबंध न होकर सीधा संबंध हो जाता है। ऐसी दशा में मांग और मूल्य का उल्टा संबंध ना होकर के, विपरीत संबंध ना होकर के सीधा संबंध हो जाता है। जब मूल्य बढ़ेगा तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसी दशा को, ऐसी कंडीशंस को ही मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। समझ में आया? क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो वस्तु की मांग घटती है। लेकिन एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा?
जब वस्तु की मूल्य बढ़ती है तो वस्तु की मांग भी ऊपर की तरफ बढ़ती है। जब दोनों एक साथ बढ़ेगा तो यह मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। समझ में आ रहा है? इस चित्र में डी असामान्य मांग वक्र है, डी असामान्य वक्र है, डी असामान्य मांग वक्र है जो मूल्य और मांग के सीधा संबंध को बताता है, जो मूल्य और मांग के सीधा संबंध को बताता है, जो मूल्य और मांग के सीधा संबंध को बतलाता है। चित्र में डी असामान्य मांग वक्र है जो वस्तु के मूल्य और मांग के सीधा संबंध को बताता है। यदि मूल्य ओपी से बढ़कर के OP1 हो जाता है, यदि मूल्य OP से बढ़कर के OP1 हो जाता है तो हमारी डिमांड OQ से बढ़कर के OQ1 हो जाती है। आप देखिए, जब हमारी प्राइस, जो हमारी पहले फिक्स प्राइस थी वो P थी तो हमारी डिमांड OQ थी, लेकिन जब हमारी प्राइस P से बढ़कर के OP1 हो जाती है तो हमारी डिमांड भी घटने की बजाय OQ1 हो जाती है। स्पष्ट है? यहाँ पर मांग रेखा कैसे जाएगी? अब जो हमारा एक ग्राफ बना है इसी को एक रेखा के माध्यम से मिला देंगे। रेखा हमारी सीधे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। यह मांग रेखा ही मांग के नियम के अपवाद को प्रदर्शित करती है। जिन दशाओं में मांग का नियम सही नहीं उतरता है उन्हें ही मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। जिन दशाओं में मांग का नियम सही नहीं उतरता है उन कंडीशंस को ही, उन दशाओं को ही मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। समझ में आया? यदि कोई क्वेरी हो पूछ सकते हैं। जैसे मांग के नियम के अपवाद के कुछ बिंदु हैं, उनको मैं बता देता हूँ। किन कंडीशंस में मांग के नियम का अपवाद लागू होता है। जैसे पहला पॉइंट है प्रेस्टिजियस गुड्स। क्या है? प्रेस्टिजियस गुड्स। पहला कंडीशन क्या है? प्रेस्टिजियस गुड्स। पहला पॉइंट क्या है भाई? प्रेस्टिजियस गुड्स। दूसरा पॉइंट है आपका आर्टिकल्स ऑफ दूसरा पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। पहला पॉइंट क्या था? प्रेस्टिजियस गुड्स, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। पहला क्या है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। अगला है इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। उपभोक्ता की अज्ञानता। क्या है? उपभोक्ता की अज्ञानता। पहला पॉइंट है प्रेस्टिजियस गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो प्रतिष्ठित हो,
जिनके यूज करने से, जिनके प्रयोग करने से उपभोक्ता के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हो, उनकी भी जब मूल्य बढ़ती है तो उनके मांग में कमी नहीं आती है। इस तरह की वस्तुएं क्या कहलाती हैं? इस तरह की कंडीशन में मांग के नियम का अपवाद लागू होता है। दूसरा पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, उपभोक्ता की अज्ञानता। क्या है? उपभोक्ता की अज्ञानता। जब कंज्यूमर, जब उपभोक्ता अज्ञानी हो या वस्तु के मूल्य के बढ़ने घटने से वस्तु के मांगी गई मात्रा में के बारे में उसको जानकारी ना हो, इस कंडीशन में भी मांग के नियम का अपवाद लागू होता है। कभी कभी उपभोक्ता अज्ञानतावश जैसे ऊंची कीमत के होते हुए भी चीज़ों को अधिक खरीद लेते हैं। उपभोक्ता यह सोचता है कि महंगी वस्तु अधिक उपयोगी होगी। जैसे दवा महंगी होने पर उपभोक्ता को अधिक उपयोगी प्रतीत होती है। जैसे दवा महंगी होने पर उसको अधिक उपयोगी प्रतीत होती है। चलिए दवा के बारे में आपको एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, मेडिसिन। एजिथ्रोमाइसिन का नाम सुने हैं? एजिथ्रोमाइसिन। अभी कोरोना के पीरियड में एजिथ्रोमाइसिन की बहुत डिमांड थी। जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो एजिथ्रोमाइसिन दवा है, बहुत डिमांड थी, बहुत महंगी दवा है। जबकि उसके बदले में कुछ सस्ती दवा भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन लोग उन सस्ती दवाओं को यूज करने की बजाय एजिथ्रोमाइसिन को महंगे दाम पर परचेज करते थे और उसको यूज करते थे। क्या है? अज्ञानता है। या हमको लगता है कि जो सस्ती दवा है वो ज़्यादा हमको फ़ायदा नहीं करेगी, जो महंगी दवाएं हैं वो ज़्यादा बहुत जल्दी से रिकवर करेगा। ये क्या है? एक मेंटेलिटी बनी हुई है, एक मानसिकता बनी हुई है, जो महंगी दवाएं होंगी बहुत तेज़ी से काम करेंगी, बहुत जल्दी हम स्वस्थ हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग उसे घटिया समझकर कम मांग करते हैं। बेनम ने इस मनोवृत्ति का एक सुंदर उदाहरण दिया है। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व चित्रों की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका मूल्य 10 शिलिंग 6 पेंस था। उस समय उस पुस्तक की कम प्रतियां बिक्री हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस समय उसकी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसकी कम प्रतियां बिकी, जबकि युद्ध के बाद वही पुस्तक महंगे दामों पर बिकी। महंगे दामों पर उसकी बिक्री हुई, उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। उसका जब मूल्य कम था उसको लोगों ने बहुत कम खरीदा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसे ही प्रकाशक ने उसके मूल्य को बढ़ा दिया तो लोगों ने उस पुस्तक की डिमांड ज़्यादा हो गई। नॉर्मली है, छोटे दुकानों पर जो किताबें रहती हैं कम दाम की होती हैं उनको लोग परचेज नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि उसका जो मटेरियल है वो वैल्यूएबल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसी के समतुल्य कोई पुस्तक होगी जिसका दाम अधिक होगा, 4 गुना 5 गुना होगा, तो लोगों को लगता है महंगी किताब है, इसका मतलब कि इसकी क्वांटिटी है, इसका जो मटेरियल है वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा। तीसरा पॉइंट है नेसेसरीज गुड्स। नेसेसरीज गुड्स, नेसेसरीज गुड्स। नेसेसरीज गुड्स या नेसेसिटीज, जिसको कहते हैं अनिवार्य वस्तुएं। क्या कहते हैं? आवश्यक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुओं से क्या तात्पर्य है? हम अपने व्यवहारिक अनुभव में पाते हैं कि प्रायः अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि के बावजूद उसकी मांग कम नहीं होती है। प्रायः अपने व्यवहारिक जीवन में हम लोग पाते हैं कि जो वस्तुएं हमारे लिए अनिवार्य हैं उनके मूल्य में वृद्धि के बावजूद उनकी मांग में कमी नहीं होती है। जैसे एज पर एग्जाम्पल दाल, चना, गेहूँ, यदि उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी फिर भी उसके मांग में कमी नहीं आती है, क्योंकि मनुष्य के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें रोटी सबसे पहला मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, फिर कपड़ा, और उसके बाद जो आवश्यकता होती है उसको कहते हैं मकान। यानी मनुष्य की कितनी आवश्यकताएं हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी सबसे पहले रोटी। गेहूं के मूल्य में यदि बढ़ोतरी हो जाएगी फिर भी उसके डिमांड में कमी नहीं आती है। ये किस में आएगा? नेसेसरीज गुड्स में आएगा। नेसेसिटीज हैं, आवश्यकताएं हैं, अनिवार्य वस्तुएं हैं। ठीक है। चौथा, इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक ब्रांड। इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक ब्रांड।
इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक ब्रांड, विशिष्ट ब्रांड में रुचि, विशिष्ट ब्रांड में रुचि, विशिष्ट ब्रांड में रुचि, विशिष्ट ब्रांड में रुचि। चलिए कुछ एग्जाम्पल दीजिए, ब्रांड का नाम बताइए। रुचि, अगर कोई उपभोक्ता कोई कंज्यूमर किसी विशेष ब्रांड को पसंद करता हो, लाइक करता हो, तो उस ब्रांड के मूल्य में बढ़ोतरी होने के बावजूद उसकी डिमांड में कमी नहीं आएगी, क्योंकि उपभोक्ता को वही पसंद है, उसकी उस ब्रांड के अलावा दूसरे वस्तु को प्रेफर ही नहीं करेगा। इसलिए जो विशेष रुचि होगी जिन ब्रांडों में, उन ब्रांड की वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी होने के बावजूद उसके डिमांड में कमी नहीं आती है। जैसे एज पर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, एज पर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बिस्किट कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। बिस्किट कंपनी के 2-3 ब्रांड बताइए। पार्ले जी, क्या बोलते हैं? पार्ले जी। दूसरा ब्रांड बताइए। 2020, 50-50 बिस्किट नहीं आती है। 2020। अगला बिस्कुट ब्रिटानिया, ब्रिटानिया बिस्किट। कौन सी कंपनी है? ब्रिटानिया बिस्किट। और कोई ब्रांड बताइए। टाइगर जी, टाइगर जी। चलिए, बहुत से उपभोक्ता ऐसे होंगे, बहुत से कंज्यूमर ऐसे होंगे जो पार्ले जी की बिस्किट्स को पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे। बहुत से कस्टमर ऐसे भी होंगे जो 2020 बिस्कुट को प्रेफर करते हैं। जैसे दुकान पर जाएंगे, सबसे पहला डिमांड 2020 बिस्किट दीजिए। बहुत से कस्टमर ऐसे भी हैं जो दुकान पे गए, हमको पार्ले जी ही चाहिए, दुकानदार बोलता है पार्ले जी नहीं है, ब्रिटानिया ले लीजिए। वो बोले नहीं 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 नहीं, हमको पार्ले जी ही चाहिए। कई बार होती है, दुकानदार बोलता है कि पार्ले जी का दाम 4 रुपये से बढ़ करके 5 रुपया हो गया है, जबकि ब्रिटानिया 4 रुपये में है। फिर भी उपभोक्ता कहता है कि नहीं, हमको जब चाहिए पार्ले जी ही चाहिए। क्या चाहिए? पार्ले जी ही चाहिए। चलिए हम अगला एग्जांपल देते हैं, कपड़ा का, क्लॉथ का। किसका? क्लॉथ का। कपड़ा के कुछ ब्रांड बताइए। रेमंड, रेमंड। अगला, नहीं, कपड़ा, जो कपड़ा सिलने के लिए हम यूज करते हैं, रेमंड। और बोलिए। श्री राम का भी आता है। चलिए हम लिख देते हैं। आपने कहा, मैंने लिखा श्री राम, श्री राम। ग्वालियर। अगला, ग्वालियर। इट एक्स्ट्रा। विभिन्न कंपनियां हैं कपड़े के बाजार में, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में रन कर रही हैं, लेकिन बहुत से उपभोक्ता ऐसे भी हैं। जब रेमंड कंपनी सबसे फेमस कंपनी है कपड़े के लिए, कपड़े के दृष्टिकोण से, रेमंड के मूल्य में बढ़ोतरी होने के बावजूद बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमको जब भी चाहिए रेमंड का ही कपड़ा चाहिए। क्या चाहिए? रेमंड का ही हम यूज करेंगे, रेमंड का ही कपड़ा पहनेंगे, चाहे उसके वस्तु में बढ़ोतरी हो, चाहे वस्तु के मूल्य में घटोतरी हो, वस्तु की प्राइस इंक्रीज करे या वस्तु की प्राइस डिक्रीज करे, हम जब भी यूज करेंगे रेमंड यूज करेंगे। हो गया? चलिए आवश्यक वस्तुओं में भी एक एग्जांपल आपको देते हैं, नमक का। किसका? नमक का। नमक क्या है? अनिवार्य वस्तु है। नमक क्या है? अनिवार्य वस्तु है। ऐसे भी नमक के मूल्य में बढ़ोतरी होने के बावजूद उसके मांग में कमी जल्दी नहीं आती है। फिर भी बहुत से उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो नमक को भी यूज करते समय ब्रांड की मांग करते हैं। क्या करते हैं? नमक को भी यूज करते समय ब्रांड की मांग यूज करते हैं। नमक की किसी कंपनी का नाम बताइए। टाटा। क्या नाम है? टाटा नमक, टाटा सॉल्ट।
टाटा, टाटा सॉल्ट। और कोई बताइए नमक का ब्रांड? अमूल्य ब्रांड, अमूल्य सॉल्ट, अमूल्य सॉल्ट। सबसे स्पेसिफिक ब्रांड का तो नाम आप भूल ही रहे हैं अभी भी। पतंजलि सॉल्ट। बाबा रामदेव ने नमक भी लॉन्च किया है। बाबा रामदेव ने, देखिए बाबा रामदेव को इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से हम सबसे सफल व्यापारी मानते हैं, मार्केटिंग के दृष्टिकोण से सबसे सफल व्यापारी मानते हैं। बाबा रामदेव इज द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बाबा रामदेव इज द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। बाबा रामदेव भारत के सफल उद्यमी हैं। चलिए पतंजलि, आशीर्वाद, पतंजलि सॉल्ट, आशीर्वाद सॉल्ट। इन विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं नमक में भी, लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो नमक टाटा के मूल्य बढ़ने के टाटा के नमक का मूल्य इंक्रीज करने के बावजूद उनकी डिमांड होती है कि नहीं हमको टाटा नमक ही चाहिए। सबसे ज़्यादा डिमांड किसी का है? टाटा का ही। आज भी मार्केट में टाटा नमक ही फेमस है। क्या है? फेमस है, यानी टाटा ही चाहिए, टाटा ही यूज करता है क्योंकि टाटा के ऊपर विश्वास है। टाटा एक ब्रांड है, चर्चित ब्रांड है, फेमस ब्रांड है। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। छोटी वस्तुएं, छोटी वस्तुएं, स्मॉल कमोडिटीज। छोटी वस्तुएं, स्मॉल कमोडिटीज। स्मॉल कमोडिटीज, छोटी वस्तुएं। क्या बोलते हैं? छोटी वस्तुएं। छोटी वस्तुएं जैसे कुछ छोटी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें क्रय करने में कुल व्यय का बहुत कम हिस्सा लगता है। कुल व्यय का बहुत कम हिस्सा इन्वेस्ट होता है, चाहे लगता है। ठीक है, जैसे एज पर एग्जाम्पल दिया सलाई। एज पर एग्जाम्पल दिया सलाई। क्या बोलेंगे उसको? दिया सलाई। हाँ, माचिस, उसी को दिया सलाई बोलते हैं। दिया सलाई। अगला है नमक। दिया सलाई, नमक। टॉफी, टॉफी। रिफिल, वाशर आदि को क्रय करने पर बहुत कम व्यय होता है, तो उपभोक्ता इन्हें खरीदने में बहुधा मूल्य पर ध्यान नहीं देता है। जैसे दिया सलाई, पहले दिया सलाई मिलती थी 50 पैसे की। कितने की मिलती थी? 50 पैसा का। आज दिया सलाई ये कितना दाम हो गया है? 1 रुपया हो गया है। दिया सलाई आज मिलता है 1 रुपया का। नमक घरों में बहुत पर डे क्वांटिटी नमक की बहुत कम यूज होती है, इसलिए नमक पर भी कंज्यूमर उपभोक्ता बहुत कम ध्यान देता है। टॉफ़ी 50 पैसे की जो पहले मिलती थी, अक्सर आजकल टॉफ़ी 1 रुपये की आती है। रिफिल, कलम की रिफिल कितने की आती है? 1 रुपये की आती थी, आज रिफिल 2 या 3 रुपये की आती है। उस पर भी कंज्यूमर विद्यार्थी ध्यान नहीं देता है। वाशर, हैंडपम्प का वाशर, हैंडपम्प होगा सबके घरों में। वाशर आप लोग जानते हैं, वाशर भी पहले 5 रुपये का लगभग आज 10 रुपये का आता है। उस पर भी कंज्यूमर ध्यान नहीं देता है। ये होगी छोटी वस्तुएं। क्या हो गया? छोटी वस्तुएं। मूल्य परिवर्तन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज। मूल्य परिवर्तन की संभावना, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की संभावना हो। क्या हो? परिवर्तन की संभावना हो। मूल्य परिवर्तन की संभावना, मूल्य परिवर्तन की संभावना। जब कभी भविष्य में वस्तु का मूल्य बढ़ने की संभावना हो तो उपभोक्ता ऊंची कीमतों पर भी अधिक वस्तुओं को खरीदकर संग्रह कर लेता है। उचित
अधिक कीमतों पर भी, ऊंची कीमतों पर भी वस्तु को खरीद कर इकट्ठा कर लेता है, जो सामान्य मानवीय व्यवहार है। जैसे युद्ध, ऐसी कंडीशन आती है, जैसे लड़ाई लग जाए, युद्ध, बाढ़, जब बाढ़ आ जाती हो, सूखा, क्या है, सूखा, भूकंप, तो प्राकृतिक आपदा है। हाँ प्राकृतिक आपदा है। भूकंप के समय अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, ऐसी कंडीशन है जैसे युद्ध, बाढ़, सूखा, भूकंप जब आते हैं, अक्सर ये महसूस किया जाता है कि वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो वस्तुओं की डिमांड, वस्तुओं के प्रोडक्शन नहीं होने से मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जबकि डिमांड अत्यधिक होगी। तो क्या होता है इस कंडीशन में, दाम बढ़ने के, मूल्य में बढ़ोतरी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए लोग उसको अधिक कीमतों पर भी खरीद कर रख लेना पसंद करते हैं। उस दौरान क्या होगा, वस्तु का मूल्य बढ़ने की उम्मीद रहती है, डिमांड भी बढ़ती जाती है। यह मांग के नियम का अपवाद कहलाता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे आप एग्जाम्पल देखे होंगे, लॉकडाउन जब लगा था, पिछले बार जब लॉकडाउन लगा, कंडीशन क्या थी, लोग एक बार की, जब भारत सरकार ने लॉकडाउन की पहली घोषणा की, जब बाद में तुरंत दूसरी घोषणा की, घरों से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो लोगों के मन में शंका पैदा हो गया था कि जब वस्तुएं बाजार में नहीं मिलेंगी, दुकान बंद रहेगा, तो हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। तो जैसे ही दुकान खुलती थी, दुकानों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ लग जाती थी, और जिन कस्टमर्स की, जिन कंज्यूमर्स की क्वांटिटी, डिमांड 2 kg की होती थी, वो उसी वस्तु को 4 kg परचेज करके, हाई प्राइस पर 4 kg परचेज करके इकट्ठा करके रखते थे, संग्रह करते थे। यानी ये किस नियम का फॉलो करता है, मांग के नियम का अपवाद को फॉलो करता है। अगला पॉइंट है गिफेन का विरोधाभास। गिफेन का विरोधाभास, जिसे बोलते हैं गिफेन पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? गिफेन पैराडॉक्स। गिफेन पैराडॉक्स, कई बार कहते हैं गिफेन वस्तुएं, आप नाम सुने होंगे, गिफेन वस्तुएं, गिफेन पैराडॉक्स, गिफेन पैराडॉक्स, गिफेन का विरोधाभास, गिफेन का विरोधाभास। गिफेन का विरोधाभास क्या है भाई, कोई बताएगा? आधुनिक अर्थशास्त्री गिफेन के विरोधाभास को ही, गिफेन के विरोधाभास की स्थिति को ही मांग के नियम का वास्तविक अपवाद मानते हैं। जो वर्तमान समय के अर्थशास्त्री हैं, वो गिफेन के विरोधाभास को ही, गिफेन के विरोधाभास को ही मांग के नियम का अपवाद मानते हैं। क्या मानते हैं? मांग के नियम का अपवाद मानते हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे गिफेन का विरोधाभास क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई गिफेन पैराडॉक्स? व्हाट डू यू मीन बाई गिफेन पैराडॉक्स? यह एक क्वेश्चन और आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई गिफेन पैराडॉक्स? गिफेन के विरोधाभास से आप क्या समझते हैं, बताइए। एनीवन कोई बताना चाहेगा? गिफेन का विरोधाभास एक विशेष प्रकार की निकृष्ट या घटिया वस्तुओं को, या निम्न कोटि की वस्तुओं, जिन्हें गिफेन वस्तु भी कहा जाता है। कैसे वस्तु? निकृष्ट वस्तु, घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु, जिन्हें गिफेन वस्तु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिफेन वस्तु भी कहा जाता है कि संबंध में लागू होता है। गिफेन वस्तुएं वे निकृष्ट कोटि की वस्तुएं हैं जिन पर सामान्यतः निर्धन लोग अपनी आय का अधिकांश भाग व्यय करते हैं। निर्धन लोग, गरीब लोग, जिस पर अपनी आय का अधिकांश भाग व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। जैसे मक्का गेहूं की अपेक्षा, जैसे
फॉर एग्जाम्पल मक्का का नाम सुना आप लोगों ने? प्रायः थोड़ा सा पहले आप जाइएगा या आज के भी दौर में हम लोग किस चीज की रोटी खाते हैं जी? गेहूं की रोटी। क्या खाते हैं? गेहूं की रोटी। लेकिन बहुत से मध्यम वर्गीय निर्धन वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो आज गेहूं की रोटी नहीं बल्कि आटा की रोटी, गेहूं के आटा की रोटी यूज करते हैं ना जी। तो आटा आजकल गेहूं का आटा कितने रुपए केजी है? गेहूं का आटा वर्तमान समय में कितने रुपए केजी है? नहीं, वर्तमान परिदृश्य में गेहूं का आटा 40 रुपया केजी है। हम भारत की बात कर रहे हैं अभी जी। हम पाकिस्तान में 150 रुपये केजी गेहूं का आटा है, जबकि भारत में वर्तमान परिदृश्य में 40 रुपया केजी गेहूं का आटा बिक रहा है। ये हम दुकान की बात कर रहे हैं। 40 रुपये केजी आटा दुकानों पर बिक रहा है। निर्धन वर्ग के लोग जो गेहूं के आटा पर 40 रुपये आटा पर 40 रुपये व्यय करने में सक्षम नहीं होंगे, वो क्या करते हैं? मक्का का आटा परचेज करते हैं। किस चीज़ का? मक्का का आटा परचेज करते हैं, क्योंकि मक्का का आटा गेहूं की तुलना में कम होगा, 15 या 20 रुपये केजी होगा। क्या होगा? 15 या 20 रुपये केजी होगा। आलू छोड़िए, वर्तमान समय में चिकन कितने रुपए केजी है? 140 रुपये केजी चिकन है। चलो मान लिए आपने बताया 140 रुपये पर केजी, लेकिन ऐसे निर्धन वर्ग के लोग जो 140 रुपये 140 रुपीज चिकन पर एक्सपेंस करने में सक्षम नहीं होंगे, वो क्या करते हैं? आलू का सब्जी यूज करते हैं। क्या करेंगे? आलू का सब्जी यूज करेंगे। चिकन छोड़िए, पनीर की बात करते हैं। पनीर कितने रुपए केजी है आजकल? 200 रुपये केजी समथिंग। जो लोग 200 रुपये केजी पनीर नहीं यूज कर सकते वो क्या करेंगे? 40 रुपये केजी का आलू यूज करेंगे। यानी निकृष्ट प्रवृत्ति की वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुओं को यूज करते हैं। ऊंची कोटि की वस्तुओं की तुलना में ऐसे वस्तुओं को ही गिफेन का विरोधाभास कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं गिफेन वस्तु कहा जाता है, और इस तरह की विचारधारा को गिफेन का विरोधाभास कहा जाता है। क्या कहते हैं? गिफेन विरोधाभास। चलिए, इस आश्चर्यजनक व विरोधाभास की स्थिति का आभास सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में। कब की बात कर रहे हैं जी? 19वीं शताब्दी की। ब्रिटिश अर्थशास्त्री सर रॉबर्ट गिफेन, ब्रिटिश अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफेन, क्या नाम था पूरा इनका? रॉबर्ट गिफेन। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के, इसलिए उनको कहा जाता है ब्रिटिश अर्थशास्त्री सर रॉबर्ट गिफेन। इनका पूरा नाम था सर रॉबर्ट गिफेन ने आयरलैंड के श्रमिकों के मध्य आलू और मांस के संदर्भ में किया था। किसके संदर्भ में? आलू और मांस के संदर्भ में अध्ययन किया था। चूंकि सबसे पहले गिफेन ने ही इस अपवादात्मक स्थिति का वर्णन किया, अतः यह गिफेन का विरोधाभास कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? गिफेन का विरोधाभास कहलाने लगा। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि अपवाद तभी लागू होगा जबकि उपभोक्ता कुल आय का अधिकांश भाग निकृष्ट कोटि की वस्तुओं पर खर्च करेगा। किस पर खर्च करेगा? निकृष्ट कोटि की वस्तुओं पर खर्च करेगा। अगला पॉइंट पढ़िए। या गिफेन के विरोधाभास को हम अपने इंडियन कल्चर के अनुसार प्रदर्शित करते हैं। डालडा का नाम सुना आपने? वनस्पत घी का। वनस्पत घी का नाम बताइए किसी ब्रांड का। डालडा क्या है? वनस्पत घी है।
क्या बोलते हैं उसको, वनस्पत घी। जबकि शुद्ध घी भी यूज करते हैं ना जी आप। शुद्ध घी कितने रुपए पर केजी है आज के दौर में? चलो 600 रुपये पर केजी। और डालडा कितने रुपए पर केजी है? 300। मान ली 300 रुपये केजी आपने बताया। हम लोग प्राइस को एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, क्योंकि जो भी प्राइस हम लोग बोल रहे हैं ये मार्केट में लगभग में है। इतना केजी, इतने रुपये पर केजी का लगभग होगा। शुद्ध घी की तुलना में डालडा क्या है? शुद्ध घी की तुलना में डालडा घी निकृष्ट कोटि की वस्तु है। अतः इस पर गिफेन का विरोधाभास लागू होगा, क्योंकि बहुत से ऐसा जन समुदाय है जो शुद्ध घी यूज करने के बजाय अपने आय का अधिकतम हिस्सा डालडा घी को यूज करने में, खरीदने में व्यय करता है। कीमत गिरने के 2 प्रभाव होते हैं। कीमत गिरने के कितने प्रभाव होते हैं? 2 प्रभाव, जिसको एक को कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, एक को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन प्रभाव, और दूसरे को कहते हैं आय प्रभाव। एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दूसरे को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड सेकेंड थिंग्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इनकम इफेक्ट। आय के प्रभाव से आप क्या जानते हैं, या आय के प्रभाव से आप क्या समझते हैं? चूंकि निकृष्ट वस्तु की कीमत, जैसे एज पर एग्जांपल डालडा, निकृष्ट वस्तु की कीमत घटी है, जबकि उत्कृष्ट वस्तु की कीमत यथावत है। तो इसी दशा में सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन शुद्ध घी के स्थान पर होगा। जैसे डालडा का वैल्यू, डालडा का प्राइस घटता है, तो जब डालडा की डिमांड में बढ़ोतरी होगी तो ये किसको रिप्लेस करेगी? शुद्ध घी के कस्टमर को, कंज्यूमर्स को रिप्लेस करेगी। तो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर्स इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा। इस प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण डालडा घी की मांग में वृद्धि उसकी कीमत में कमी के कारण होगी, परंतु इस प्रतिस्थापन प्रभाव के संग ही आय प्रभाव भी होता है। क्या होता है? आय का प्रभाव भी होता है। निम्न कोटि की वस्तु डालडा घी की कीमत में कमी होना उपभोक्ता की आय में वृद्धि के समान है। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक कंज्यूमर की डिमांड 3 kg चीनी है और 40 रुपीज़ पर केजी चीनी वो परचेज कर रहा है। यदि चीनी के मूल्य में कमी हो जाती है और चीनी का मूल्य 30 रुपये हो जाता है, तो कंज्यूमर की कितने रुपए की बचत हुई? जहाँ पर 40 रुपये पर केजी चीनी परचेज कर रहा था, 3 kg चीनी के लिए 120 रुपया वो देता था, यानी 40 गुणे 3 कितना दिया दुकानदार को? 120 रुपये। यदि चीनी के दाम में कमी हो गई और मूल्य घट करके 30 रुपया हो गया, तो कितना देना पड़ेगा? 90 रुपया। कितने का बचत हुआ? 90 रुपये का। ये जो 30 रुपये का बचत कंज्यूमर को हुआ, ये उसके कंज्यूमर्स के आय में वृद्धि करेगा। इसी को इनकम इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आय का प्रभाव कहते हैं। चूंकि डालडा घी निकृष्ट वस्तु है, तो भोक्ता अपनी बढ़ी हुई आय को और अधिक निकृष्ट वस्तु पर व्यय न करके उत्कृष्ट वस्तु घी पर व्यय करना पसंद करता है। ऐसी दशा में डालडा घी की कीमत घटने पर भी मांग बढ़ने की जगह घटती है। ऐसे आय प्रभाव को ऋणात्मक आय प्रभाव कहा जाता है। आय प्रभाव धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि यदि डालडा का मान लीजिए हम डालडा 1 kg यूज कर रहे हैं, 2 kg डालडा हम परचेज कर रहे हैं और 300 रुपये पर केजी उसकी प्राइस है। प्राइस घट करके डालडा की प्राइस घट करके 200 रुपया हो गया। माना कि 200 रुपया हो गया। क्या हो गया? 200 रुपया हो गया। तो कस्टमर को कितने रुपए की बचत हुई?
300 रुपये पर केजी पर कस्टमर 2 केजी डालडा खरीद रहा था, यानी कि 600 रुपये खर्च कर रहा था। अब डालडा की प्राइस घट करके 200 रुपये हो गई, तो कितना खर्च करेगा? 400 रुपया। कितना रुपया बच गया? तो उस बचे हुए 200 रुपये को या उपभोक्ता की जो बची हुई आय है उसको निकृष्ट वस्तु की तुलना में उत्कृष्ट वस्तु यानी उच्चतम क्वालिटी की, उच्चतम श्रेणी की वस्तु यानी शुद्ध घी पर खर्च करेगा। किस पर खर्च करेगा? शुद्ध घी पर खर्च करेगा। समझ में आया नहीं आया? कोई क्वेरी? हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसमें कुछ प्रश्नों को। चलिए, एक क्वेश्चन है, मांग के नियम का अपवाद है। क्या है? मांग के नियम का अपवाद। लिखिए, मांग के नियम का अपवाद है, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इज, एक्सेप्शंस ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इज क्या है? मांग के नियम का अपवाद है। हिंदी में लिखिएगा, मांग के नियम का अपवाद है। इसके हम आंसर देते हैं। पहला आंसर लिख लीजिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? उपयोगिता ह्रास, घटती हुई सीमांत उपयोगिता। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता। गिफेन पैराडॉक्स, गिफेन पैराडॉक्स, गिफेन का विरोधाभास। अगला पॉइंट है डिफरेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट्स। और लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट ऑप्शन है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यह क्वेश्चन अभी पिछली बार यूपीटीजीटी 2016 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? यूपीटीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। चलिए, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड किसके बारे में बात कर रहा है? एक्सेप्शंस के बारे में। इसका आंसर क्या होगा? एक बार और सोच लीजिए। सोच लिया आप लोगों ने? यही होगा। लॉक कर दे। चलिए, गिफेन पैराडॉक्स बिल्कुल सही। मांग के नियम का अपवाद इन चारों बिंदुओं में से गिफेन पैराडॉक्स है। गिफेन का विरोधाभासी मांग के नियम का अपवाद है। अभी तुरंत पढ़ाए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, when supply of money declines the price of goods, declines the price of goods। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख लीजिए, इंक्रीजेज। ऑप्शन बी डिक्रीजेज। डिक्रीजेज। रिमेन्स कंस्टेंट मतलब यथावत रहेगी, स्थिर रहेगी। रिमेन्स कंस्टेंट। और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द
उपयुक्त में से कोई नहीं। कहने का मतलब कि जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तब वस्तुओं की कीमतें क्या होंगी? जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होंगी, जब पैसा हमारे पास नहीं होगा, मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी, उपभोक्ता के पास पैसा का अभाव होगा, तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा, घटेगा, यथावत रहेगा या कोई नहीं होगा? वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी होगी। कैसे? जब मेरे पास मुद्रा नहीं होगा, यानी आप कहना चाहते हैं कि इंक्रीज करेगा। यदि मनी सप्लाई, यदि मनी का सप्लाई कमी नहीं हो पाएगा, मनी की सप्लाई में कमी आ जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। आप यही कहना चाहते हैं ना? जब बाजार में मुद्रा की सप्लाई में, मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी, आप एग्जाम्पल देते हैं आपको। अब देखे होंगे कभी कभी जब तीज त्यौहार के बाद से बैंकों के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, क्योंकि पैसा नहीं रहता हाथ में। बैंक में पैसा है आपके पास, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर जैसे ही लोग देखता है कि अच्छा त्यौहार आ रहा है, बहुत दिनों तक बंद रहेगा बैंक, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अक्सर दिवाली होली में इस तरह की घटना घटती है, तो क्या होता है? लोग ज़्यादा पैसा निकालने के लिए जाते हैं, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा? वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या कोई नहीं? घटेगी, क्योंकि हमारे पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वस्तु की डिमांड कैसे बढ़ेगी जी? पैसा रहेगा तब ना वस्तु को हम परचेज करेंगे। जब कंज्यूमर के पास पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड घटेगी। क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इस क्वेश्चन को यूपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? यूपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। यानी इस तरह के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान से पढ़िए। समझ में आया नहीं आया? इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल पढ़िए। देखिए अभी तक आपको लगभग मांग का नियम, लाभ डिमांड का जो यूनिट है समाप्ति की ओर है। अगला आपका पॉइंट होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग के नियम की लोच। ठीक है, तो इसको फिर से रिपीट कर लीजिए और रिपीट करने के बाद आइए, ताकि आप लोग जब घर पे पढ़ के आइएगा ना तो पढ़ने में और आनंद आएगा। क्योंकि जब आप उसको अध्ययन करके आइएगा तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको भी होगी, जो कमियां होंगी उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा करके डिस्कस करके दूर करेंगे। ठीक है, ओके, कल हम लोग मिलेंगे फिर से।